हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑफिसर मंत्रा। फंडामेंटल राइट सीरीज के आज हम लोग बात करेंगे सेकंड एपिसोड की, जिसमें हम बात करेंगे हमारे आर्टिकल 13 की। तो आर्टिकल 12 19 से पहले पढ़ा था, जिसमें लिखा हुआ था डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट को समझने के बाद अब उस स्टेट के अंदर कुछ लॉज बनते हैं जो कि लोगों को गवर्न करते हैं। तो उन गवर्निंग लॉज को किस तरीके से बनाया जाता है, या फिर क्या सारे लॉज जो भी गवर्नमेंट बना रही है वो सारे के सारे सही होते हैं, या फिर ऐसा तो नहीं होता कि गवर्नमेंट इन लॉज को बना के किसी भी तरीके से हमारी पर्सनल लाइफ को या हमारे बेसिक राइट्स को जो कि सिक्योर्ड है पार्ट 3 के अंदर, उनको एनक्रोच करना चाहती हो, उनको खत्म करना चाहती हो। तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल है। तो इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए मिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन ने सोचा था कि भाई ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर गवर्नमेंट कल को डोमिनेटिंग स्टेट में हो जाए, कल को कुछ ऐसे लॉज बना दे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ही खत्म कर दे। तो यहाँ पर रहने वाले सिटीजन्स की तो हालत बहुत खराब हो जाएगी और उनकी लाइफ के बारे में कोई भी सोचेगा ही नहीं। और फिर क्या होगा, कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाएगी जहां पर कुछ लोग बहुत ज्यादा मैस्कुलिन हो जाएंगे और डोमिनेट करने लग जाएंगे। यानी कि जैसा हमने कभी इमेजिन करा हो ना कि ऐसा हो कि आदमी सिर्फ अमीर ही अमीर होते जा रहे हैं। कुछ पर्टिकुलर लोगों की बात कर रहा हूं मैं कि पर्टिकुलर क्लास सिर्फ अमीर होती जा रही है और बाकी सारी क्लासेस गरीब होती जा रही है। तो ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब पावर किसी एक साइड पर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी। तो इन्हीं चीजों को कंट्रोल करने के लिए मिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 13 को इंट्रोड्यूस करा, जिसमें लिखा हुआ है कोई भी ऐसे लॉज जो कि फंडामेंटल राइट्स की डेरोगेशन में या फिर उनको ब्रीच करते हो तो उन लॉज को कैसे ट्रीट किया जाए। तो इसका जो क्लॉज 1 है ना, वो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंट्स होने से पहले की। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कमेंट्स होता है 26 जनवरी 1950। फिर कोई भी ऐसे लॉज हमारे नोटिस में आते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंट्स होने से पहले एक्ट किए गए थे और आज तक वो चल रहे हैं। बट अब किसी न किसी रीजन से वो किसी भी फंडामेंटल राइट को ब्रीच करते हैं या फिर बेसिक ह्यूमन राइट्स को ब्रीच करते हैं। तो क्या किया जाएगा? 13 क्लॉज 1 के हिसाब से टिल द एक्सटेंट ऑफ ब्रीच क्या माना जाएगा? इनकंसिस्टेंट माना जाएगा। और इसकी वजह से क्या किया जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके उन लॉज को या तो रिपील किया जाएगा या फिर मॉडिफाई किया जाएगा। किस लिए? कि हमारे फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन को बनाए रखा जा सके। साथ ही साथ जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं, जिसको प्रोटेक्ट करने की बात करी थी कब? 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट कैन मेक एनी अमेंडमेंट्स बट द अमेंडमेंट्स शैल बी मेड इन द मैनर दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल रिमेन प्रोटेक्टेड। तो अगर इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए कोई भी लॉज बने हुए हैं पहले के भी, तो आज भी वो कंटिन्यू रहेंगे अनलेस वो रिपील कर दिए जाए। और रिपील करने का रीजन क्या रहेगा? या तो वो आज की डेट के एनवायरनमेंट के हिसाब से सेट नहीं है, यानी कि हमारा डायनेमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से वो लोग ओल्ड डेटेड हो चुके हैं। अदरवाइज क्या रीजन रहेगा? अदरवाइज रीजन रहेगा 13 क्लॉज 1 के अंदर जो दे रखा है कि वो आज की फंडामेंटल राइट्स या बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि प्रोटेक्ट करने की बजाय वो क्या कर रहे हैं? ब्रीच कर रहे हैं। तो इन दैट कंडीशन अमेंडमेंट शैल बी मेड। तो ये था हमारे 13 क्लॉज 1। अब 13 क्लॉज 1 के बाद हम बात करते हैं कि भाई कमेंसमेंट से पहले के लॉज तो हो गए, बट गवर्नमेंट ऐसी भी तो हो सकती है ना कि पहले की गवर्नमेंट ने कुछ ना किया हो बट बाद में आने वाली गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है जो 1950 के बाद से आई है, या कल को फ्यूचर में कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो वो भी तो ऐसे लॉज बना सकती है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करे या फिर बेसिक ह्यूमन राइट्स को ब्रीच करे या फिर किसी न किसी तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहे। क्यों? क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा जो कि डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है, तो क्या आ जाएगा इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर एक ऐसा सिस्टम आ जाएगा जिसमें एक पार्टी जो रूलिंग गवर्नमेंट बन के बैठी है जिंदगी भर वही चलते रहेगी और हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसी कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए 13 क्लॉज 2 आता है। 13 क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई भी ऐसे लॉज या रूल्स, ये रेगुलेशंस जो कि कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बनाए गए हैं, अगर वो इनकंसिस्टेंट टू फंडामेंटल राइट्स हैं या फिर बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है या फिर ब्रीच करते हैं इनको, तो उन लॉज को क्या माना जाएगा? उनको इनकंसिस्टेंट माना जाएगा। और साथ ही साथ वो क्या होंगे? चैलेंजेबल होंगे हमारे हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स में। डिपेंड करता है कि आप किस ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहे हो। अब ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पर डिसाइड होगी इंटरेस्ट से। यहाँ पर इंटरेस्ट से मेरा मतलब है कि आप स्टेट इंटरेस्ट की बात करो या फिर आप एक नेशनल इंटरेस्ट के टॉपिक की बात करो। तो अगर हम स्टेट इंटरेस्ट पर्टिकुलर की बात करते हैं तो बाय द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 226 चैलेंजेबल होगा हाई कोर्ट में। एंड अगर हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो बाय द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 32 चैलेंजेबल होगा सुप्रीम कोर्ट में। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है कि कमेंसमेंट के बाद कोई भी लॉज ऐसे बनाए गए हैं जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहे हैं या फिर बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को ब्रीच कर रहे हैं, तो उन लॉज को
अमेंड किया जाएगा या फिर उनका जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। अब नोट करने की बात यह है कि आर्टिकल 13 में ये वर्ड जुडिशियल रिव्यू कहीं भी डायरेक्टली मेंशन्ड नहीं है, बट फिर भी हम इसको 13 क्लॉज 2 के जो मेनली समराइज करते हैं तो हम इसे जुडिशियल रिव्यू ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी लॉ गवर्नमेंट ने ऐसे बना दी जो कि फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहे हैं या बेसिक ह्यूमन राइट्स को ब्रीच कर रहे हैं या फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच कर रहे हैं, तो क्या होगा? हम लोग परेशान होंगे। जब हम लोग परेशान होंगे तो हम क्या करेंगे? हम हमारे जुडिशियल मैकेनिज्म के पास जाएंगे हेल्प मांगने के लिए, है ना। अब इस केस में हम हेल्प मांगने किसके पास जाएंगे? क्या हम पुलिस के पास जाएंगे? नहीं, हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है। तो हम क्या करेंगे? हम उस ऑर्गन के पास जाएंगे जो गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन को चेक एंड बैलेंस में रखता है, जो कि ध्यान रखता है कि गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन ही काम करे और कुछ भी ऐसा ना करे जो अल्ट्रा वायरस टू कॉन्स्टिट्यूशन हो। अब अल्ट्रा वायरस टू कॉन्स्टिट्यूशन से मेरा मीनिंग है कि अल्ट्रा वायरस अलाउड है, यानी कि गवर्नमेंट ऐसा काम कर सकती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। तभी तो नए नए लॉज बनेंगे, तभी तो नए नए प्रोविजन इंट्रोड्यूस होंगे हमारी नीड्स के हिसाब से। बट अल्ट्रा वायरस से यहां पर जो मेरा मीनिंग है ना वो ये है कि नेगेटिवली नहीं होनी चाहिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना या कॉन्स्टिट्यूशन की जो थीम है वो थीम से अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी ऐसा ना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता हो कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना और गवर्नमेंट ऐसे लॉज बना दे कि फंडामेंटल राइट्स को ही खत्म कर दे। ऑल्दो पार्लियामेंट के पास पावर है फंडामेंटल राइट्स को खत्म करने की, बट फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूं केशवानंद भारती केस 1973 का जो था उसके अंदर यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। इंडिया की बिगेस्ट बेंच बैठी थी आज तक की 11 जजेस की केस के अंदर, तो उन्होंने ये बोला था कि आप फंडामेंटल राइट्स को रिपील करने का राइट भी रखते हो। किसको बोला था? पार्लियामेंट को। बट ऐसा मत कर देना कि फंडामेंटल राइट्स को रिपील करते करते आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को टच कर दो और उसे ब्रीच कर दो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर हमारा ब्रीच हो गया तो जितनी भी अमेंडमेंट और जितने भी लॉज आप बना रहे हो ना वो सारे के सारे क्या माने जाएंगे? इनकंसिस्टेंट माने जाएंगे और उन सब लॉज को रिपील कर दिया जाएगा। किससे? सुप्रीम कोर्ट की एक्टिविज्म से। तो अब 13 क्लॉज 2 ने भी यही बात बोली है, 13 क्लॉज 1 ने भी यही बात बोली है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है कि 13 क्लॉज 1 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने से पहले वाले लॉज के बारे में और 13 क्लॉज 2 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने के बाद वाले लॉज के बारे में। तो अब बात आती है ये लॉज होते क्या है, हम कौन से लॉज की बात कर रहे हैं? क्या ये कहीं पे डिफाइंड है? ये बिल्कुल डिफाइंड है, क्योंकि मिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन ने भी सोचा था कि भाई मैं लॉज लॉज वर्ड लिखे जा रहा हूं तो ये लॉज का मीनिंग भी तो कहीं पे डिफाइंड होना चाहिए ना। तो मिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 13 के अंदर ही क्लॉज 2 के जस्ट नेक्स्ट क्लॉज 3 के अंदर लॉज की डेफिनेशन दे दी और उन्होंने बताया कि कोई भी ऑर्डिनेंस, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस या फिर कोई भी कस्टम या यूसेज जो कि ट्रेडिशनली चलते आ रहे हैं इन सब का लॉज माना जाएगा, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर चीज जिसको स्पेशली लॉ डिक्लेयर किया जाए उसे भी लॉ माना जाएगा। तो मिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि भाई लॉज तो चलो ठीक है हमने डिफाइन कर दिए, बट लॉज की तो एक कैटेगरी होती है ना कि ये लॉ इन फोर्स है या फिर ऐसा लॉ है जो कि आज की डेट में रिपील्ड है। तो लॉज इन फोर्स को फिर से इसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 के अंदर डिफाइन किया गया कि कोई भी लॉ चाहे हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट अगर वो रिपील नहीं हुआ है कहां से? अपने बैरक से या फिर अपने ग्रैंड नॉर्म से, तो उस लॉ को भी क्या माना जाएगा? लॉ इन फोर्स। और अगर उस लॉ का ब्रीच होता है या फिर अगर हम उसको सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि कोई भी ऐसा लॉ है जिसको हम वायलेट कर रहे हैं और इस बेसिस पे वायलेट कर रहे हैं कि इसका तो कोई ध्यान देता ही नहीं है, तो भी उस वायलेशन को क्या माना जाएगा? उस वायलेशन को क्राइम ही कंसीडर किया जाएगा। एंड इस क्राइम के लिए क्या होगा? जो भी पर्सन ब्रीच कर रहा है वो ट्रायबल होगा किसमें? अपनी जुरिस्डिक्शन की कोर्ट में। तो 13 क्लॉज 1 देख लिया हमने, 13 क्लॉज 2 देख लिया, 13 क्लॉज 3 देख लिया। अब बात करेंगे आर्टिकल 13 क्लॉज 4 की, जो कि लास्ट क्लॉज है हमारा आर्टिकल 13 का। जस्ट इमेजिन कि गवर्नमेंट एक ऐसा लॉ लाना चाहती है जिसके अंदर ना लोगों के फंडामेंटल राइट्स को हमने खत्म करना है। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 में इस बात का सोल्यूशन लिखा हुआ है। 13 क्लॉज 4 में लिखा है कि आर्टिकल 368 जो कि अमेंडमेंट की बात करता है वो बाहर रहेगा किससे? आर्टिकल 13 के परव्यू से। यानी कि आर्टिकल 368 को हम आर्टिकल 13 के अंदर नहीं ला सकते। इसका मीनिंग क्या हो गया कि गवर्नमेंट कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी करप्ट प्रैक्टिसेस कर ले, बट आर्टिकल 368 को अमेंड करके इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी गारंटीड है ना या बेसिक स्ट्रक्चर जो प्रोटेक्टेड है उसको हम नहीं कर सकती है। अब हम लोग समराइज करेंगे आर्टिकल 13 को
और इनको छोटे छोटे पॉइंट्स में कि आर्टिकल 13 में बेसिकली दिया क्या। तो आर्टिकल 13 बात करता है जुडिशियल रिव्यू की। फर्स्ट क्लॉज में इसमें लिखा हुआ है उन लॉज के बारे में जो कि कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के हैं। सेकंड में लिखा हुआ है उन लॉज के बारे में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद से। थर्ड क्लॉज में इसमें लिखा हुआ है कि लॉज इन फोर्स क्या होते हैं, लॉज क्या होते हैं। और क्लॉज 4 में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 368 पे आर्टिकल 13 का क्या इम्पैक्ट होता है। बेसिकली आर्टिकल 13 बात करता है कि कोई भी ऐसे लॉज जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करते हो या फिर हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स को ब्रीच करते हो, उन लॉज को रिपील किया जाए या फिर अमेंड किया जाए। किस हिसाब से? जिससे वो हमारे फंडामेंटल राइट्स की जो प्रोटेक्शन है पार्ट 3 के अंदर गारंटीड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्हीं चीजों को बनाए रखे, बेसिक स्ट्रक्चर हमारा ऑलवेज सिक्योर्ड रहे। Thank you so much for watching, and for any doubts you can always contact on the contact number provided in the description below. Thank you.